दोस्तों एक बादशाह है जो होना चाहता है बादशाहों का बादशाह। कई सारे बादशाहों को वो हरा भी चुका है, पर भी उसके अंदर एक कसक है, एक मलाल है। उसका कोई बेटा नहीं है। वो चाहता है कि कोई हो जो उसके सारे साम्राज्य को आगे लेकर जाए। हम बात कर रहे हैं राजा अकबर की, और हम आपको इस बार लेकर आए हैं फतेहपुर सीकरी। कहा जाता है कि एक बार जब राजा हर तरफ से निराश हो गया तो यहाँ पर आया। शेख सलीम चिश्ती से उसने मुलाकात की और उन्होंने उसको बताया कि उसके 3 बेटे होंगे। उसके मन की मुराद पूरी हुई उसके बाद, और उसके बाद जब उसने आगे जाकर गुजरात फतह की तो वापसी पर आकर यहाँ पर एक पूरा का पूरा नगर बसाया जिसे नाम दिया फतेहपुर सीकरी। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल देखकर भी आप समझ ही गए होंगे। मैं आपको लेकर आया हूँ इस बार फतेहपुर सीकरी। मैं दिखाऊंगा आपको फतेहपुर सीकरी, बताऊंगा फतेहपुर सीकरी के इतिहास के बारे में। तो चलिए आप मेरे साथ शामिल होइए इस सफ़र पर। फतेहपुर सीकरी ये सिर्फ शहर नहीं, एक सपना था जहाँ हर पत्थर में एक फसाना और हर मोड़ पर बसी है एक दास्तान। अकबर ने इसे बनाया था, लेकिन वक्त ने इसे अमर बना दिया। जब आप इसकी ओर सफ़र करते हैं तो रास्ता भी जैसे इतिहास की परछाइयों से होकर गुजरता है। खामोश सड़कें और अचानक सामने आता है एक पुराना दरवाज़ा, वक्त की देरी जैसा। यही है वे दरवाजे जो इस शहर की सीमाओं की हिफाजत करते थे और आने वालों का स्वागत भी। 9 दरवाजे बनाए गए थे, हर दिशा से एक ऐतिहासिक नगरी तक पहुंचने के लिए। ये दरवाज़ा कोई इमारत नहीं, एक निशानी है। तो आइए उस दिल की धड़कनों को फिर से महसूस करते हैं इस सफ़र में और चलते हैं फतेहपुर सीकरी। तो साथियों, अगर आप आ रहे हैं फतेहपुर सीकरी तो आप यहाँ पर जब आएंगे तो ये आपका लास्ट पॉइंट होगा जहाँ तक आप अपनी गाड़ी लेकर आ पाएंगे। हमें अभी गुलिस्तान पार्किंग के बाहर, मेरे पीछे ये है पार्किंग एरिया। यहाँ पर आपको अपना प्राइवेट व्हीकल पार्क कर देना है अगर आप आते हैं। तो जब आप आते हैं तो ये पार्किंग की दरें हैं जो आपको अदा करनी पड़ती हैं। 250 रुपये बस के लिए, कार टैक्सी के लिए आपको 100 रुपये देने हैं, ऑटो रिक्शा बाइक के लिए 20 रुपये हैं, जो कि 4 घंटे तक मान्य है। इसके ऊपर आपको अलग चार्ज दिया जाएगा। इसके अलावा जब आप पार्किंग से थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो आपको बैटरी रिक्शा वगैरह मिल जाएगा, जो पर पर्सन 10 रुपये लेकर आपको फतेहपुर सीकरी के गेट पर पहुँचा देगा आराम से। तो आप यहाँ पर आएँ, अपनी गाड़ी पार्क करें और उसके बाद बढ़ जाएँ आगे। तो साथियों, हमारा डिसाइड हुआ था कि हम पैदल ही जाएंगे, तो हम पैदल मार्च करते हुए निकल पड़े हैं आगे। रास्ते का मज़ा लेते लेते, दाएं बाएं देखते देखते हम जाएंगे और थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे फतेहपुर सीकरी के द्वार पर। ये कुछ सेम वैसा ही फील देता है जैसा कि हम आगरा में देखते हैं, पार्किंग से लेकर महल तक पहुंचते पहुंचते। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप आते हैं फतेहपुर सीकरी तो ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा जो कि फ्री है, जहां पर आप जाते हैं जामा मस्जिद और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाते हैं। इसके अलावा अगर आप फतेहपुर सीकरी का किला घूमना चाहते हैं तो जामा मस्जिद के आगे से ही आपको होते हुए जाना पड़ेगा टिकट काउंटर के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने है यहाँ का टिकट घर। यहाँ आने के लिए पर पर्सन टिकट है 50 रुपये एक बंदे के लिए। आप यहाँ आएंगे, यहाँ से टिकट लेंगे और टिकट लेकर बढ़ेंगे आगे अंदर की तरफ। यहाँ से टिकट लेने के बाद आप जाते हैं इस तरफ और यहाँ से आपकी एंट्री होगी। तो चलिए चलते हैं। तो साथ ही होता ऐसा है कि अगर आप आते हैं पिछले दरवाजे से तो पिछले दरवाजे से टिकट लेते ही जब आप एंट्री करते हैं तो आप सामने से आएंगे और आते ही जब आप इस परिसर में दाखिल होंगे तो आप पहुंच जाएंगे सबसे पहले जोधा महल पर। जोधा बाई का महल जिसको कहा जाता है। मेरे पीछे आप ये देखिए, ये है जोधा बाई का महल, अकबर की एक हिंदू रानी। तो आप जब आते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं कि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये राजस्थानी शैली में बना हुआ है। आप उसमें देखेंगे कि वहाँ पर परगोटे निकले हुए हैं मेन दरवाजे से। होता था ऐसा है कि अकबर के ज़माने में किसी भी पुरुष को यहाँ पर एंटर करने नहीं दिया जाता था। यहाँ पर सिर्फ स्त्रियाँ ही आया करती थी। कभी कभी अगर स्त्रियों को देखना भी है तो उन पर फोटो से ही वो बाहर आकर देखा करती थी। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर से कैसा दिखाई देता है जोधा महल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप गेट पर प्रवेश करते हैं तो कुछ इस प्रकार की आपको दिखाई देती है नक्काशी। उसके बाद जब आप अंदर बढ़ते हैं तो अंदर जाते ही, प्रवेश करते ही आपको दिखाई दे जाएगा दरवाज़ा, जो कि कभी ऊपर जाने का रास्ता हुआ करता था, जो कि आजकल बंद है।
तो साथियों, सबसे पहले ही जब हमने एंट्री की तो हमने अपने आप को पाया कि हम हैं यहाँ जोधा के महल में, जोधाबाई के महल में। जोधाबाई के महल कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है जब आप आते हैं। बहुत ही सुंदर नक्काशी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, बहुत ही अच्छा राजसी रंग आपको देखने को मिलेगा। आप देख पाएंगे यहाँ पर राजस्थानी स्थापत्य कला का नमूना, क्यों मुग़ल काल में होते हुए भी उन्होंने अपना जो महल जो करवाया उसमें जो रंग का पुट दिया उन्होंने, उसमें राजस्थानी शैली को पूरा अपनाया है। तो आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा अगले पड़ाव पर। तो साथियों, अभी हम हैं जोधा महल के अंदर, और अंदर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। जब आप प्रवेश करते हैं जोधा महल के अंदर पर, आप सामने एक परिसर देखेंगे। परिसर के ठीक सामने आपको दिखाई देंगे ये 2 परकोटे। ऊपर का स्थल में अभी जाना मना है, और आप जब इसके दाईं तरफ देखते हैं तो ये पूरा का पूरा एक प्रांगण, पूरा का पूरा एक ग्राउंड मैदान बना गया है, जहाँ पर आप आएंगे गर्मियों में, ग्रीष्मावस्था में आप यहाँ पर लेंगे आराम, थोड़ी देर बैठेंगे, हवा का मज़ा लेंगे। और कहा जाता है कि उस ज़माने में यहाँ पर काफ़ी सारे रंगारंग प्रोग्राम भी हुआ करते थे जब अकबर आया करते थे, क्योंकि वो ही सिर्फ एकमात्र आदमी थे जो यहाँ पर ठहरा करते थे। तो साथियों, मैं आपको इस समय उस हिस्से में लेकर जा रहा हूँ जो यहाँ पर श्री कृष्ण जी का मंदिर हुआ करता था। आप ये जो ऊंचा स्थान देख रहे हैं, उस स्थान पर श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखा करती थी, और जोधाबाई जी भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी इस स्थान पर। और इसके अलावा आप जो ये खांचे सामने देख पा रहे हैं, इन खांचों में उस टाइम पर यहाँ पर भगवान जी की भी मूर्तियाँ रखी जाती थी, जिनकी पूजा की जाती थी जोधाबाई जी के द्वारा। तो आप यहाँ पर छोटे-छोटे कमरे भी देख सकते हैं। जोधाबाई के अलावा यहाँ पर उनकी दासियाँ वगैरह रहा करती थी उस ज़माने में। ये छोटे-छोटे दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर जगह-जगह आपको दिख जाएंगे जो यहाँ पर गैलरीज बनी है। यहाँ पर बैठकर शाम को नाच वगैरह का कार्यक्रम भी हुआ करता था उस टाइम पर। तो अब आप यहाँ पर आएंगे तो आप कमल के पत्तों की नक्काशी देखेंगे यहाँ की जालियों पर, और इसके ठीक नीचे यहाँ पर ये जो है ये दिखाए गए हैं एक भालों के निशान जैसा, जिस पर नीचे जो मूठ बनी है वो बनी है पत्तों की। बहुत ही सुंदर नक्काशी यहाँ पर की गई है। और इसके अलावा जब आप यहाँ पर देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पर गुंबद भी बनाए गए हैं, जो कि अरबी शैली और मुग़ल शैली का एक मिश्रण हुआ करता था उस टाइम पर। तो साथियों, जैसे ही आप जोधा महल के बगल से आते हैं तो इस रास्ते से, इस गलियारे से होते हुए जब आप जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे अस्तबल में, जहां पर उस ज़माने में रखा जाता था यहाँ पर घोड़ों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो साथियों, आप अंदर बढ़े और अंदर आकर आप इस बड़े आलीशान एरिया में आ जाते हैं, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है। घुसते ही आपको पहले यहाँ पर कुछ चबूतरे वगैरह दिखाई देंगे, पेड़ वगैरह दिखाई देंगे, और उसके बाद जब आगे आप इस तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर है मेन अस्तबल, जहाँ बांधा जाता था घोड़ों को। तो चलिए आगे चलते हैं। तो साथियों, जैसे ही हम आते हैं अस्तबल में तो हमें एक लंबा चौड़ा एक एरिया दिखाई देता है। ये पूरा का पूरा अस्तबल एरिया, जहाँ पर इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, चारों तरफ उस समय बांधे जाते थे घोड़े। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने सारे घोड़े उस टाइम यहाँ पर बांधे जाते थे। उन घोड़ों को कैसे बांधा जाता था, तो मैंने यहाँ पर देखा है कि ये जो पत्थर के यहाँ पर ये रोलर बनाए गए हैं, इनमें इन रस्सियों को पिरोया जाता था, उसके बाद उनको रस्सी से बांधा जाता था। और यहाँ पर नाली भी बनाई गई है, ताकि कोई भी पानी यहाँ पर आए तो वो सीधा बहता हुआ बाहर की तरफ हो जाए। और ये देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर हमारे जसविंदर जी पानी गिरा रहे हैं। अस्तबल में यहाँ पर ये जो खंभे लगे हैं उन पे भी आप मैंने देखा है कि यहाँ पर ये देखिए रस्सी बांधने के लिए उन्होंने प्रॉपर एक वो बनाया हुआ है रास्ता, जहाँ से आप रस्सी से घोड़ों को बांध सकते हैं। क्या कमाल की सोच रही है उस टाइम के लोगों की। तो दोस्तों, जो मेरे पीछे ये एरिया है अस्तबल का, यहाँ पर घोड़ों के अलावा लिखा गया है कि ऊँटों और हाथियों वगैरह को भी बांधा जाता था। तो ये काफ़ी एक बड़ा एरिया है। इसके पीछे भी एक ग्राउंड है, तो काफ़ी आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम कितने घोड़े और हाथी यहाँ पर रहे होंगे उस टाइम पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किस्से हैं एक राजा और उसके मंत्री के, जिसमें राजा और मंत्री बैठे हैं खाने पे। मंत्री और राजा खाना खा रहे हैं, और खाना खा रहे हैं वो बैंगन का। राजा को बैंगन पसंद नहीं, तो मंत्री बोलता है कि बैंगन सर क्या बेकार सब्जी है, ना कोई गुण है, इसीलिए इसका नाम बैंगन है। और इसके साथ उसने कई सारी बुराइयां बता दी। 4 दिन बाद वही राजा वही मंत्री बैठे हैं खाना खाने, और आपस में फिर दोबारा मंत्रणा हो रही है। और इस बार राजा कहता है कि क्या स्वाद सब्जी बनी है, क्या बैंगन की सब्जी है।
तो मंत्री कहता है कि जी महाराज, बैंगन सबसे अच्छा रसदार फल है कि आप इसको भरता बनाएं या कुछ और बनाएं। और 50 जानकारियाँ और गिना देने के बाद राजा कहता है मंत्री से कि उस दिन तो तुम काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। तो रघुमंत्री बोलता है कि मैं सरकार आपका नौकर हूँ, बैंगन का नहीं। तो ये कहानी है बीरबल की, जो कि राजा और बीरबल के काफ़ी सारे किस्से आपस में मशहूर हैं। और हम इस सामने खड़े हैं इस बार बीरबल के मकान के, बीरबल के घर के। तो आप देखिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे घर में रहा करते थे उस समय बीरबल, जो कि 9 रत्नों में से एक रत्न थे उस टाइम के। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं बीरबल का घर। तो साथियों, ये है बीरबल का घर। आप यहाँ पर देखेंगे क्या खूबसूरत यहाँ पर भी कलाकृति की गई है, बारीक से बारीक काम यहाँ पर हो रखा है। तो साथियों चलते हैं अंदर, और क्यों ना एक वॉक थ्रू व्यू हो जाए और देखें कैसे बीरबल उस टाइम रहा करते थे। तो साथियों, ये उस टाइम की एक डबल स्टोरी बिल्डिंग है, जहाँ पर आपको 2 तल देखने को मिलते हैं। मैं अंदर गया, पर मैं अंदर जाकर नहीं देख पाया कि ऊपर जाने का कोई भी रास्ता हो, तो इसलिए मैं बाहर ही आ गया। और बाहर से कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। अंदर जाकर आप महसूस करते हैं कि एक तरफ से हवा आती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है। बिल्कुल चारों तरफ यहाँ पर हवा के आने और जाने का कुछ इस प्रकार प्रबंध किया गया है कि एक तरफ से हवा आती है और बहती हुई दूसरी तरफ से निकल जाती है। भाई साहब, एक राजस्थानी थाली, एक पंजाबी थाली और एक गुजराती थाली। आप सोच रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? तो उस ज़माने में ये थी जोधाबाई जी की रसोई। जोधाबाई जो कि हिंदू रानी थी, मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब उनकी अकबर के साथ शादी हुई तो उनकी 2 शर्तें थी कि एक मेरा मंदिर रहेगा और मेरा खाना अलग बनेगा। तो यहाँ पर जोधाबाई का खाना अलग से बना करता था जोधाबाई के लिए। इसको हरमसरा कार्यालय भी यहाँ पर नाम दिया गया है, और जोधाबाई की रसोई उस टाइम पर यहाँ पर इसको बोला जाता था। तो ये पूरा एरिया है जहाँ पर जोधा जी के लिए बनाया जाता था खाना। तो अंदर से अभी तो बंद है क्योंकि हम कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, पर देखते हैं कि आपको दिखाता हूँ कि कुछ जो भी मैं आपको दिखा पाऊँ इस जगह के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंदर से कुछ इस प्रकार जोधाबाई जी की रसोई दिखाई देती है। तो साथियों, सबसे दौलतमंद हिस्सा इस महल का आपके सामने है। कहा जाता था खजाना महल उस टाइम पर। कहा जाता था कि उस टाइम पर यहाँ पर 24 बड़े बड़े बॉक्स रखे जाते थे। बहुत सारे खाने बने होते थे जहाँ पर खजाना भर भर के रखा जाता था। चारों तरफ यहाँ पर पहरेदार पहरा दिए रहते थे। आप जो ये सामने खांचे देख सकते हैं हीरे मणियों जवाहरातों से, ये उस टाइम पूरे टाइम भरे रहा करते थे। कहा जाता है कि उस टाइम का ये काफ़ी हाई सिक्योरिटी एरिया हुआ करता था। और ये सीढ़ियाँ उस टाइम पर ऊपर जाने का रास्ता हुआ करती थी, जो कि अभी बिल्कुल कर दी गई है बंद। क्या बात है। तो साथियों, मेरे पीछे अब जब आप आ गए हैं इस हिस्से में आ गए हैं, इस हिस्से को कहा जाता है यहाँ पर अनूप तालाब, अनूप ताल। कहा जाता है कि अकबर के 9 रत्नों में से 9 रत्न एक जो तानसेन थे, जब यहाँ पर बैठकर गाया करते थे तो दीपक राग गाने से उनके दीपक जल उठते थे। मेघ मल्हार उन्होंने गाया और बरस निकले हुए बादल। तो होता ऐसा था कि बीच चबूतरे पर वो लोग वहाँ पर बैठ जाते थे और सारी की सारी आम सभा इस तरफ पीछे की तरफ और इस तरह बैठ जाती थी और उनके संगीत का आनंद लेती थी। वो यहाँ पर गाते थे गाना, और महाराजा एक ऊंचे स्थान पर बैठकर कभी इधर या कहाँ जहाँ पर भी उनका मन करे आनंद लेते थे संगीत का। तो इस तरह से यहाँ पर अनूप ताल पर होता था रंगारंग माहौल, रंगारंग कार्यक्रम तानसेन जी का। और इसके ठीक बगल में एक तुर्किश महल भी है, जो कि तुर्किश वास्तुकला का एक प्रतीक है। तुर्किश रानी जो उनकी थी, उनके नाम पर ये महल बनाया गया था। तो मैं आपको महल की तरफ भी लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ।
तो साथियों ये जो महल है इसको कहा जाता था शीश महल। आप ये जो ऊपर नक्काशी देख रहे हैं, महीन नक्काशी यहाँ पर की गई है। पूरा का पूरा ये उस टाइम पर हीरे मोती जवाहरात से जड़ा हुआ करता था। यहाँ पर इस हिस्से पर बड़े बड़े हीरे मोती उस टाइम पर हुआ करते थे। कहा जाता है कि अंग्रेज जब आए वो सारा का सारा माल उठाकर ले गए। और यहाँ की दीवारों पर आप ये महीन काम देख सकते हैं जो कि तुर्क कलाकृति का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ पर आकर देखकर उनके कारीगरों की कारीगरी देखकर दिल एकदम बाग बाग हो जाता है। तो साथियों ये है अनूप तालाब। अनूप तालाब के ठीक बगल में ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को उस टाइम पर कहा जाता था ख्वाबगाह। इस पे 2 तल हुआ करते थे, जहाँ नीचे 2 कमरे हुआ करते थे और ऊपर एक खुला एक हॉल हुआ करता था, जो कि सोने के लिए उस टाइम पर प्रयोग में लिया जाता था बादशाह के। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए उस टाइम पर सीढ़ियाँ प्रयोग में ली जाती थी, जो कि अभी बिल्कुल बंद कर दी गई है। ऊपर से तो नहीं दिखा पाऊंगा, पर कुछ ऐसा दिखाई देता है ख्वाबगाह जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। नीचे कुछ कमरे हैं, पर ऊपर एक खुला हॉल है सोने के लिए। तो साथियों अभी हमें इस समय ख्वाबगाह के अंदर, ये है अकबर का पलंग। कहा जाता है कि उस समय राजा अकबर यहाँ सोया करते थे। होता ऐसे था कि यहाँ पर सीढ़ियाँ लगाकर लकड़ी की, चंदन की सीढ़ियों से ऊपर तक लेके जाया जाता था राजा को। और यहाँ नीचे पानी के टबों में गुलाब के फूल, चंदन के फूल वगैरह डालकर दासी दास के ऊपर बैठकर, किनारे पर बैठकर हवा किया करते थे। और राजा यहाँ पर मज़े की नींद सोया करता था। रात को सीढ़ी हटा ली जाती थी ताकि हमारे जैसे कोई दुश्मन आए तो भी एक आसानी से ऊपर ना पहुँच पाए। आप देख सकते हैं 6 फुट से भी ऊंचा इसका अभी का कद है। तो राजा की सुरक्षा के लिए ये छोटे मोटे इंतजाम तो वैसे ही हमेशा यहाँ पे किए जाते रहते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं फतेहपुर सीकरी का किला। मामा श्री मुझे पाँव 12 चाहिए। आप सोच रहे होंगे ये क्या हरकतें कर रहा है। हम जिस जगह पर बैठे हैं उस जगह पर कहा जाता है कि कुछ समय राजा और रानी चौसर का ही एक खेल हुआ करता था, 25 उसे खेला करते थे। आप जब ये देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए, ये जो आयतें बनी है उस टाइम पर यहाँ पर दासियाँ खड़ी हुआ करती थी और राजा लोग जो पासे फेंका करते थे उसके हिसाब से दासियाँ आती थी नाचते हुए, एक खाने से दूसरे खाने में ट्रांसफ़र होती थी। इस तरह से ये 25 का खेल यहाँ पर खेला जाता था। और इसके ठीक सामने ही आपको वहाँ पर दिखाई देगा पंचमहल। इसको हवा महल की तर्ज पर बनाया गया है। आप इसको देखेंगे तो इसकी खासियत यह है कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की दीवार नहीं है। टोटल 174 खंभों पर टिका हुआ है ये हवा महल, पंचमहल जिसे कहा जाता है। कहते हैं कि सबसे ऊपर हिंदू रानी देखा करती थी करवा चौथ का चाँद, उसके नीचे मुस्लिम रानी ईद का चाँद यहाँ पर देखा करती थी। ऐसे ही ये पूरा का पूरा हवा महल यहाँ डिवाइड हुआ करता था। और जब इसके सामने आप आगे जाएंगे हम, तो आगे के हिस्से से भी आप रूबरू कराएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो साथियों अभी हम हैं फतेहपुर सीकरी के उस हिस्से में जिसे कहा जाता है दीवाने खास। खास लोगों का खास स्थान, जहाँ पर लोग बैठकर मीटिंग किया करते थे। कहा जाता है कि उस समय नवरत्न जो है मीटिंग किया करते थे यहाँ पर अकबर के साथ। तो आइए अंदर चलकर देखते हैं कि कैसा यहाँ का मंजर है। तो साथियों ये है दीवाने खास। अंदर से कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। एक खास पिलर है यहाँ पर और आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर बीच में बैठा करता था राजा अकबर। और इसके चारों तरफ जो है 1 2 3 4 उसके दीवान बैठा करते थे और बाकी सारे के सारे सभासद यहाँ रहा करते थे। और यहाँ पर बैठकर होती थी हाई वैल्यू मीटिंग्स वगैरह, इसीलिए इसे कहा जाता था दीवाने खास। ये जो आप पिलर देख रहे हैं, इस पिलर की भी खास बात है कि इसमें 8 धर्मों को लेकर, 8 शैली को लेकर एक पिलर बनाया गया है। और आप ऊपर से नीचे तक आते हैं तो मुग़ल, जैन, बुद्ध, ईरानी, अरबी, इराकी और मुग़ल शैली की यहाँ पर आपको कलाकृतियाँ दिखाई देंगी। सारा का सारा डिज़ाइन ये इस तरीके से उकारा गया है एक ही खंबे के ऊपर। और इस खंबे के अलावा जब आप इसके ब्रैकेट्स देखेंगे किनारे के, तो ये ब्रैकेट्स भी अपने आप में एक सर्पाकार आकृति लिए हुए हैं, जहाँ पर कि ऐसा लगता है कि कोई एक नाग अपने माथे पर बिठाए हुए है पूरे के पूरे ऊपर वाले स्ट्रक्चर को। बाहर से देखने में तो ये दिखाई देता है कि ये 2 मंजिला इमारत है, पर जब आप अंदर आते हैं तो पाएंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही इमारत है। एक ही पूरा का पूरा ये मीनार बनाया गया है, उसके ऊपर एक डोम रखा गया है। तो साथियों ये वो दरवाज़ा है जिसका उपयोग ऊपर जाने के लिए उस टाइम पर किया जाता था, पर अभी इसे एकदम बंद कर दिया गया है। तो आप यहाँ से ऊपर इस टाइम पर नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ से पहले लोग सभासद जो होते थे ऊपर जाया करते थे और राजा अकबर बैठा करते थे ऊपर यहाँ पर। तो दोस्तों आपके सामने जो ये हिस्सा है, ये पहला हिस्सा है। जब आप आते हैं फ्रंट साइड से,
कहा जाता है इसको दीवाने आम कहा जाता है कि उस समय पर यहाँ पर आम सभा हुआ करती थी। आम आदमियों से बादशाह रूबरू होता था और यहाँ पर उस टाइम हुआ करता था एक खुला मैदान। खुले मैदान में खुली सभा में बादशाह दंड दिया करता था। जो भी दोषी पाया जाता था उसको कहा जाता है कि यहाँ पर खुले मैदान में सबके सामने, हाथियों के सामने कुचलवा दिया जाता था। पीछे अस्तबल में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हाथी भी बांधे जाते थे और घोड़े भी यहाँ पर पीछे अस्तबल आपको देखने को मिलेगा। तो इस दीवाने आम के बाद आगे जब आप जाएंगे तो आपको पड़ेगा दीवाने खास, और भी आप रूबरू होंगे यहाँ की खास चीज़ों से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अब ये जो हिस्सा आपके सामने है, उस टाइम पर इस हिस्से को कहा जाता था आँख मिचौली। आँख मिचौली क्यों कहा जाता था? शायद बादशाह यहाँ पर आँख मिचौली खेला करते होंगे अपने रानियों के साथ। अकेले हम जोली, हम दोनों आँख मिचौली। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए आपका जो नियरेस्ट बस स्टॉप रहेगा वो रहेगा फतेहपुर सीकरी का। फतेहपुर सीकरी जंक्शन भी यहाँ पर पास में ही है, वहाँ से भी आप बड़े आराम से आ सकते हैं। पर क्योंकि रेलवे की कनेक्टिविटी, रेलवे की टिकटें आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप आए आगरा। आगरा से यहाँ पर सिर्फ मात्र 32 से 35 किलोमीटर का ही सफ़र है, जो आप 1 घंटे में बड़े आसानी से वाया टैक्सी, वाया बस तय कर पाएंगे और आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी आते हैं तो यहाँ पर आने के लिए 2 गेट हैं। एक गेट है एंट्री के सामने की तरफ से और एक पीछे की तरफ से भी होता है। तो अगर आप आएँ तो कोशिश करें कि सामने की तरफ से ही एंट्री करें, जहाँ पर आप सबसे पहले दीवाने खास की तरफ से एंटर हुए। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ आने के लिए जो आपकी टिकट रहेगी वो पर पर्सन रहेगी 50 रुपये की। एक व्यक्ति अडल्ट के लिए आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। भारतीय नागरिक अगर नहीं है, विदेशी नागरिकों के लिए आज के समय में 610 रुपये की यहाँ की टिकट है। टिकट लेकर आप प्रवेश करते हैं और आप यहाँ पर आएँ तो तकरीबन अपने पास 2 घंटे आराम से रखें, ताकि आप यहाँ पर आकर 2 घंटे आराम से घूम पाएँ। वैसे आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मैं यहीं पर दे दूँगा और आपको गाइड की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा भी अगर आप आते हैं तो यहाँ पर गाइड हायर कर सकते हैं। पर पर्सन यहाँ पर गाइड हायर करने के लिए 110 रुपये चार्ज होता है। थोड़ा नेगोशिएट करेंगे तो 150 रुपये लेकर भी थोड़ा नेगोशिएट करेंगे तो 150 रुपये लेकर भी आप एक गाइड हायर कर सकते हैं। पर वो कैसी जानकारी देगा उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। तो अगर आप यहाँ पर आएँ तो इन जानकारी का उपयोग कर सकते हैं आप अपनी फतेहपुर विजिट के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सब सीधा रास्ता अपनाते हैं, पर इस बार हमने लिया है उल्टा रास्ता। पीछे से जाएंगे आगे की तरफ और हम चलते चलते आपको दिखाएंगे हमारे जस्सी पाजी के साथ फतेहपुर सीकरी फतेह की निशानी। तो साथियों, मेरे पीछे आप जो ये जगह देख रहे हैं, हम हैं इस समय बुलंद दरवाज़ा के सामने। 52 सीढ़ियाँ जिन्हें चढ़कर हम ऊपर जाते हैं और पहुंचते हैं बुलंद दरवाजे की तरफ। तो मैं भी आपको लेकर चलता हूं और दिखाता हूं बुलंद दरवाज़ा क्या है इन 52 सीढ़ियों और उसके पीछे जो बुलंद दरवाज़ा है उसके आगे फतेहपुर सीकरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो जैसे ही आप बुलंद दरवाजे से जाते हैं तो सामने आप कुछ इस प्रकार का नज़ारा देखते हैं। तो साथियों, अभी हम जो इस इलाके में है, ये है यहाँ का परिसर जिसे कहा जाता है जामा मस्जिद का एरिया। जामा मस्जिद के किनारे यहाँ पर ये रकाबें लगी है जहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था जिनको नमाज अता करने के लिए। आज भी यहाँ पर शुक्रवार की नमाज अता की जाती है। इसके ठीक सामने आप यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे बुलंद दरवाज़ा आपको दिखाई देगा। 174 फीट दरवाज़ा, बाहर से एक दरवाज़ा है और अंदर 3 दरवाजे यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इसके ठीक सामने जब आप देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे आप शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। तो अभी आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ बुलंद दरवाज़ा और थोड़ा हम दरगाह पर भी दर्शन करेंगे। तो साथियों, जैसे ही आप बुलंद दरवाजे से एंटर होते हैं तो आपको बाएं हाथ पर दिखाई देती है ये खूबसूरत सिमेट्री। एक अच्छी सी सिमेट्री आपको दिखाई देती है यहाँ पर नमाज अता करने के लिए। आम लोगों के लिए जगह बनी है। यहाँ की काफ़ी अच्छा सुखद महसूस होता है यहाँ पर आके, काफ़ी ठंडा वातावरण है यहाँ का। तो साथियों, हम आए हैं सामने की तरफ, आप मेरे वही देख सकते हैं, ये है बुलंद दरवाज़ा।
बुलंद दरवाजे से जैसे ही आप बढ़ते हुए आते हैं, आप सबसे पहले आते हैं इस एरिया में। ये आप सामने देखिए, ये सामने एरिया है, ये है वज़ू एरिया। वज़ू मतलब हाथ धोने की प्रक्रिया जिसको कहा जाता है। लोग आते हैं यहाँ पर, पहले हाथ धोते हैं। हाथ धोने के बाद आप लोग जाते हैं अंदर। अंदर जाकर आप शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर माथा टेकते हैं। उसके बाद आप परिक्रमा करते हुए वापस इसी से वापस आ जाते हैं बाहर। इसके चारों तरफ ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये है यहाँ पर ये जामा मस्जिद का एरिया। कहा जाता है कि बुलंद दरवाज़ा जो था आम लोगों के लिए था और बादशाह के लिए एक अलग दरवाज़ा यूज़ हुआ करता था एंट्री के लिए, जो कि आपके सामने यहाँ पर है। वो जो एरिया है वो ख़ास आदमी यानी बादशाह के लिए दरवाज़ा हुआ करता था। और आप यहाँ पर छज्जे वगैरह देख सकते हैं। पूरी जो कलाकृति दिखाई देती है, इसमें संगम दिखाई देता है मुग़ल कला का। आप यहाँ पर जो ये छतरियाँ देख रहे हैं, ये राजपूताना शैली की छतरियाँ बनाई गई हैं। ऊपर गुंबद दिखाई देता है। गुंबद के ऊपर आपको, जैसा कि ताजमहल में भी आपने देखा होगा, उल्टी कमर रखा हुआ है, उसके ऊपर कलश वगैरह रखे गए हैं। तो कई सारी शैलियों का मिश्रण होकर यहाँ पर बनाया गया है दरगाह को। तो साथियों, एक बार अंदर भी चलते हैं दरगाह में और देखते हैं, दर्शन करते हैं और उसके बाद आते हैं बाहर। तो साथियों, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। धन्यवाद।